जुबैर साहब, कल डिफेंस कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने PIA से मुतल्लिफ इंकशाफात किए। उन्होंने कहा है कि ये जो निजकारी हुई है अब ये 2016 में हो जाती, क्योंकि उस वक्त आप मिनिस्टर भी थे। उन्होंने कहा है कि ये जो नुकसान अब 600 अरब का हुआ है ये सिर्फ 200 अरब का होना था, लेकिन इस वजह से ये मामला जो ताखीर का शिकार हुआ, नुकसान भी बढ़ गया, क्योंकि सिर्फ ये जिद थी कि कराची में हेडक्वार्टर होगा या फिर लाहौर में होगा। तो इस बयान में कितनी सच्चाई है? आप उस वक्त क्योंकि इस सिस्टम में मौजूद थे। देखिए, मेरा ख्याल है ये तो बात उनकी बिल्कुल सही है ख्वाजा आसिफ की कि अगर 2016 में निजकारी हो जाती तो उस वक्त 200 बिलियन की टोटल लायबिलिटीज थी, वो बढ़ के 10 साल में 800 बिलियन हो गई, तो 600 बिलियन का नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को ना उठाना पड़ता। बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उन्होंने रीजन दिया है, और ये मेरा ख्याल है द रिकॉर्ड हैज टू बी करेक्टेड, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था कि जी हेडक्वार्टर PIA का कहाँ होगा, लाहौर होगा या कराची होगा। ये कभी कोई डिस्कशन में था ही नहीं। प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में किसी स्टेज पर भी नहीं था। फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, स्टार्ट होता है कि जी आपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपॉइंट करती है, वो जो भी वो फिजिबिलिटी स्टडीज करते हैं, और उसके बाद कैबिनेट कमेटी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का बोर्ड, वो तमाम चीजें, फिर मार्केटिंग होती है कि पोटेंशियल बायर्स हैं कौन से, वो तमाम चीजें जो थी वो तमाम मराहिल हो गए थे। ये भी बात उनकी सही है, और हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थे, और उसकी ना होने की वजूहात का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं था। अगर आप पूछना चाहेंगे कि किस वजह से नहीं होगी, वो मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन ये हेडक्वार्टर का तो कभी डिस्कशन में था ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। तो आप क्योंकि उस वक्त मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन थे, सारा प्रोसेस आप देख रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब भी इंसिडेंटली जो है ये भी मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। सो दोनों आप इस फील्ड को समझते भी हैं, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को भी समझते हैं। तो क्या वजह है, ख्वाजा साहब के जहन में ये बात क्यों है कि उस वक्त ये लड़ाई हो गई थी कि जनाब के हेडक्वार्टर जो है कराची होगा या लाहौर होगा, और इसी वजह से नहीं हो सका? मतलब अमूमी तौर पे बात को जहन में कोई रैशनल बैठती नहीं है कि पार्टी को चला गया, पार्टी जहां बनाना चाहे लाहौर बनाए, कराची, हिंद सिंध जहां पे बनाए। तो ख्वाजा साहब के जहन में ये बात क्यों है? कल उन्होंने कमेटी में सबके सामने ये बात की, मैं मौजूद था वहां पे, कि उन्होंने जनाब इस वजह से नहीं हुआ कि वो लड़ पड़े आपस में, या उनका ख्याल था कि इस हेडक्वार्टर की वजह से, शहर की वजह से ये PIA की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। सर ये उनके क्यों जहन में आई ये बात? यासरा साहब, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये एक इशू होता तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे और वो बहुत इंटरेस्ट भी लेते थे प्राइवेटाइजेशन में, तो वो हमें शटअप कॉल नहीं दे सकते थे कि भाई ये क्या मजाक है, इसकी वजह से आप प्राइवेटाइजेशन क्यों रोक रहे हैं। ठीक हो, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, उस वक्त ये अक्टूबर 2015 की बात है, 16 की बात की नहीं, 2015 अक्टूबर की बात है, जब हमने सबसे आगे रखे हुए थे 3 प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, पाकिस्तान स्टील मिल्स, PIA और फेस्को, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। बाकी सब की प्रोसेस हो गया था, लेकिन हमने फर्स्ट फेज में इन 3 को निकालना था। तो कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन हम HPL, UPL की और कुछ और इदारों की कर चुके थे। ये 3 हमने सबसे पहले निकालने थे, ताकि ये बड़े हाथी, आपको पता है पाकिस्तान की कौम भी PIA स्टील मिल का एक साथ नाम लेती है कि ये बड़े हाथी हैं, ये इतना पैसा हुकूमत का और अवाम का जाया होता है। तो ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, क्योंकि PIA का एक्ट तब्दील होना था। सन 1956 के एक्ट के तहत PIA चलता था, जिसके तहत आप किसी प्राइवेट पार्टी को शेयर्स नहीं बेच सकते थे। तो ऑब्वियसली जब आप प्राइवेटाइज करने जा रहे थे तो यू हैड टू चेंज दैट लॉ, और इस वजह से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम ऑपोजिशन के लोग थे, असद उमर थे PTI की तरफ से, नवीद कमर थे। मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ कि ये सारे विटनेस हैं कि किस वजह से नहीं हुई थी। नवीद कमर थे, शेख रशीद थे, जमात इस्लामी के मुझे याद नहीं है जो भी थे, और भी 4-5-6 होंगे ऑपोजिशन के, और जाहिर है इसाक डार साहब चेयर कर रहे थे उसको फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी, एज चेयरमैन कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के तौर पर भी, और IS3% प्राइवेटाइजेशन पर्सन मैं वहां मौजूद था। हमारे साथ सेक्रेटरी सुपैरा साहब भी मौजूद थे, वो भी विटनेस हैं। तो
आपको पता है कि उस वक्त ऑपोजिशन जो थी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, दोनों बहुत शदीद ऑपोजिशन कर रही थी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो उनके साथ कोई 8-10 मीटिंग हो गई थी। ये लास्ट मीटिंग थी और लास्ट मीटिंग में जब डार साहब ने उनसे पूछा ऑपोजिशन से कि जी आप क्या राय है, आप एग्री करते हैं या नहीं करते, उन्होंने कहा जी हम नहीं एग्री करते। तो इसाक डार साहब ने ये कहा अगर आप नहीं एग्री करते तो हम भी प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने इतने नाम ले दिए, ये सारे मौजूद हैं, ये विटनेसेस हैं। तो आई वाज शॉक्ड यार, आप अभी हम 2 साल की मेहनत के बाद $10 मिलियन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पे करने के बाद यहाँ आके हम एग्री कर रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने ये सारी थोड़ी सी आपकी आवाज वो हो गई थी, तो डार साहब ने क्या पूछा उनसे कि आप प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं या नहीं है? तो अपोजिशन ने क्या जवाब दिया सर? अपोजिशन पार्टीज ने कहा हम नहीं है हक में। जी, उन्होंने कहा नहीं जी डार साहब, हमारा फाइनल फैसला है, हम नहीं प्राइवेटाइजेशन के हक में। तो डार साहब ने क्या जवाब दिया? डार साहब ने कहा अगर आप हक में नहीं है तो हम आपके फैसले के तहत चलेंगे, हम भी प्राइवेटाइज नहीं करते। तो ये फिर 2 साल के लिए जो आप बता रहे हैं $10 मिलियन भी आपने ये कंसल्टेंट को दे दिया, ये लगता ही है कि पीएए चले ना चले, यहाँ तो बड़ा कंसल्टेंट्स को पैसा मिला। $10 मिलियन आपके दौर में मिल गया। ये फवाद नफाज साहब ने जब निगरान दौर में इन्होंने कंसल्टेंसी फिजिबिलिटी बनाई, इन्होंने $2 बिलियन रुपीज के करीब इन्होंने दे दिया। वो आपके सामने है कि एक प्लाट उन्होंने ऑफर किया कि प्लाट ले दे दें। इसके बाद दोबारा से नए सिरे से सर इनकी ये कंसल्टेंसी हुई जो अब हुई है। तो तीसरी आज इन्होंने भी $2.5 अरब इन्होंने $2.5 अरब रुपीज डॉलर में इन्होंने ये भी ले लिया होगा। तो मतलब है यहाँ पे तो सर अच्छी खासी रकम बिलियंस ऑफ रुपीज में, इतनी की पीए बिकी नहीं है जितनी की कंसल्टेंट फीस ले गए सर। और इसमें एक और चीज भी मैं बता दूं क्लासा साहब कि उस वक्त जब बिक रहा था तो पूरी की पूरी लाइबिलिटीज के साथ बिक रहा था। मैं तो फर्क मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो जो 200 बिलियन की लाइबिलिटीज थी वो बायर जो था वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब जो आपकी 800 बिलियन की लाइबिलिटीज थी जो अभी बेचा है, उसमें से तकरीबन 650 बिलियन की लाइबिलिटीज हुकूमत ने खुद ले ली है। अब वो हुकूमत जो इंटरेस्ट 40, 50, 60 बिलियन रुपए पर एनम है, वो हुकूमत पाकिस्तान, तो लॉस पाकिस्तान के अवाम का अभी भी जेब से जाएगा। तो ये उस पार्टी कौन सी थी जो खरीद रही थी, जिन्होंने कहा जी हम 200 अरब की लायबिलिटी भी हम लेंगे और उल्टा पैसे भी देंगे? ये कौन सी पार्टी थी सर उस वक्त? आपको याद होगा शायद। लेकिन एक बड़ा सिंपल सा असूल होता है फाइनेंशियल टर्म में, उसको आप कहते हैं कि आप बैलेंस शीट बेचते हैं। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होते हैं और जो भी लायबिलिटीज होती हैं, तो उस वक्त जो फाइनल मार्केटिंग का हमारा वो था, उसमें ये जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस थी 3-4, अभी इन्होंने बिड करना था, कंप्लीट करना था। जाहिर है वो बिडिंग प्रोसेस नहीं हुआ था, बट दे वर इंटरेस्टेड। ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस होता है, हम उनके साथ एंगेज करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मिडिल ईस्ट की जो सबसे फ्रंट लाइन एयरलाइंस है ये थी, चाइना की एयरलाइन थी, क्वांटस थी, ये जो ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है ये इंटरेस्टेड थी। एक तो और हूँ कि मुझे याद नहीं है, बट ये तो डेफिनेटली थी। सो क्वेश्चन वाज के और उसमें हम जाहिर है हम 100% शेयर तो बेच भी नहीं रहे थे, हम तकरीबन 51% शेयर बेच रहे थे इन द फर्स्ट को, और बाकी हुकूमत पाकिस्तान रिटेन करना था बाकी शेयर्स को। बट उसका जो फैसला था और ये प्राइवेटाइजेशन का, एक मैं तो उससे इतना मायूस हुआ था बिकॉज मेरा तो एक बहुत पैशन था कि ये जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसी महीने में फेस्को, उसमें ख्वाजा आसिफ जरूर इन्वॉल्व थे फेस्को के, बिकॉज वो पावर मिनिस्टर थे और वो उसके विटनेस हैं कि वो भी लास्ट उसकी तो बिड्स भी आ गई थी। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि वी विल नॉट गो हेड विद प्राइवेटाइजेशन। उसमें भी हमने पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट बहुत बड़ी रकम फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पे की, लास्ट मोमेंट पर आके वो चेंज हुआ।